ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसके घर के लोग इस बात से मशहूर होते हैं कि इनके घराने में लोग बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर होते हैं। एक भाई राज्यसभा एमपी होता है और दूसरा भाई उस गांव का बरसों से मुखिया होता है। न जाने अनगिनत कितनी प्रॉपर्टीज़ उनके पास होती हैं और गांव के ही खेत सिर्फ 100 बीघे हैं। बाकी अलग अलग शहरों में उनके अपार्टमेंट होते हैं, फ्लैट होती हैं, दुकानें होती हैं। ये सब कुछ इनके पास था, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और इसी गांव में, ये गांव बिहार के नालंदा शहर के मुरगांव की बात है। यहाँ इसी गांव में एक व्यक्ति हैं कामेश्वर सिंह, जिनकी शादी राम सेतु देवी से होती है और इनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है और कुछ सालों तक इनके घर बेटियां पैदा होती हैं। इनके घर कुल मिलाकर 4 बेटियां पैदा होती हैं और 5वें नंबर पर इनका एक बेटा पैदा होता है। 4 बहनों में एक बेटा होता है और ये लोग, पूरा घराना खुशी से मगन होता है। बेटे को लाड प्यार से वो पालते हैं और कुछ दिनों बाद, तारीख थी 1977, 1977। इस तारीख को लड़का बड़ा होता है, कन्हैया बड़ा होता है। वो 1977 में 16 साल का हो जाता है और उस दिन, यही एक मनहूस तारीख थी कि इसी दिन इसका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का, और ये गांव से दूसरे गांव में जाता है मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने ये जिस दिन जाता है, इसके गायब होने की वही तारीख होती है। ये एग्ज़ाम तो देने जाता है लेकिन वापस घर नहीं आता है। घर वाले सारे परेशान, क्योंकि इकलौता बेटा होता है। वो शाम तक खोजते हैं, इधर उधर सारी रिश्तेदारी, नात बात से सब जगह पता लगाते हैं, लेकिन कन्हैया का कोई पता नहीं चलता है। अब इसके बाद दूसरे दिन कन्हैया की माँ राम सेतु देवी थाने पहुंचती है और थाने जाने के बाद अपने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद वो घर जाती है और हर दिन वो मुसीबत में काटती है कि शायद आज मेरा बेटा घर वापस आ जाए, आज घर वापस आ जाए, लेकिन बेटा घर वापस नहीं आता। वो बार बार थाने जाती है। थाने में लोग बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है, खोजबीन चल रही है, लेकिन प्रॉपर कोई उनका जवाब नहीं होता है। बाप इसी गम में धीरे धीरे मरीज होता जाता है। बाप की बीनाई कम होने लगती है, मोतियाबिंद हो जाता है और शारीरिक रूप से वो एक कमज़ोर व्यक्ति बनने लगा। बाप बीमार, माँ परेशान, फैमिली सारी परेशान होती है, लेकिन कन्हैया का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे ये घड़ी गुजरती रहती है और लगभग 4 साल गुजर जाते हैं। 1981, 1981 आ जाता है और इस तारीख को एक गांव के करीब एक गांव होता है। उस गांव में एक नौजवान साधु आता है और वो साधु उस गांव के लोगों से बातचीत करता है, कुछ दिन वहाँ रहता है और फिर बताता है कि मैं फलां गांव के कामेश्वर सिंह का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से गायब हो गया था। अब गांव वाले सब एकदम खुश कि फलां मुखिया जी, क्योंकि इनका पूरे गांव में दबदबा होता है, एक अलग इनकी पहचान होती है, मुखिया जी के नाम से ये मशहूर होते हैं। अब सारे गांव वाले खुश कि मुखिया जी का बेटा वापस आ गया है और चलो लेवा कर चलते हैं मुखिया जी के यहाँ, कुछ इनाम भी मिलेंगे। इसलिए गांव वाले सारे इसको, साधु को लेवा के जाते हैं मुखिया जी के घर। अब घर के दरवाजे पे जैसे ही पहुँचते हैं, गांव वाले जब बताते हैं तो सब लोग घर से दौड़े दौड़े बाहर आते हैं और बहन और सब कुछ, सब गले मिलते हैं, बाप। और लेकिन माँ जब आती है, माँ देखती है और देखते ही वो उसके चेहरे को देखते ही उसके जहन में एक बात खटकने लगती है, क्योंकि माँ ये समझ गई थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। उसको ये एहसास हो गया था कि ये मेरा बेटा नहीं, क्योंकि कन्हैया के पेशानी पे एक निशान होता है और वो निशान उस व्यक्ति के शरीर पे नहीं होता है। अब गांव वाले सब कहते हैं कि नहीं, यही बेटा है, क्योंकि हमने देखा है बचपन में उसे। और बाप
खुशी के मारे लोटपोट होता है, बेटे को गले लगाता है, क्योंकि बाप की बीनाई भी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वो शक्ल से कायदे से पहचानने के लिए भी उस तरीके से नहीं था। अब बाप गले लगा लेता है, लेकिन माँ ये देखती है कि कामेश्वर सिंह इतना खुश हैं कि उनके बेटे की वापसी हो गई है, इसलिए माँ इसे थोड़ा सा बर्दाश्त करती है। उसके बाद माँ भी गले लगाती है, माँ अपने बेटे को गले लगाए और ऐसा ना हो सके कि वो पहचान ना पाए अपने बेटे को। माँ चीज़ ही वो होती है। लेकिन कामेश्वर सिंह की बीवी राम सेतु देवी ये कंफर्म कर चुकी थी कि ये उसका बेटा नहीं, क्योंकि उसके पति की तबीयत उसे देखकर आज से पहले उनका कभी ऐसा रिएक्शन नहीं था, कभी ऐसी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कई बरसों से गायब थी। 4 सालों बाद वो पहली मर्तबा इतने खुश थे, तो उनकी खुशी के लिए माँ चुप रहती है। उसके बाद घर में सब कुछ खुशी का माहौल होता है और माँ इसी तरीके से अपना बर्दाश्त करती है। माँ कुछ बोलती नहीं है कि पति की तबीयत अभी ख़राब है, और वो देखती है कि पति बहुत खुश हैं। माँ ये इंतज़ार करती है कि कामेश्वर सिंह की जिस दिन तबीयत सही हो जाएगी पूरे तौर पर, उस दिन वो इसका मामला सबके सामने रखेगी। अब उस कामेश्वर सिंह की तबीयत सही होने में लगभग 2 महीने लगते हैं। 2 महीने के बाद जब वो माँ देखती है कि कामेश्वर सिंह की तबीयत सुधार हो चुकी है, तो वो जाती है वहाँ के थाने में, और थाने में जाने के बाद वहाँ वो कंप्लेन लिखाती है कि मेरा बेटा फलां तारीख को गायब हुआ था और मेरे बेटे की जगह कोई और शख्स मेरे घर में रह रहा है मेरा बेटा बनकर। अब पुलिस कंप्लेन लिखती है, लेकिन कंप्लेन लिखना और ना लिखना बराबर होता है, क्योंकि पुलिस उसकी तफ्तीश करती ही नहीं। और माँ लिखवा कर कंप्लेन घर वापस आ जाती है, हर दिन इंतज़ार करती है कि शायद अब कुछ निकले, और क्योंकि उसको एक चीज़ ये भी खटक रही थी कि ये मेरा बेटा नहीं है तो मेरा बेटा है कहाँ। अब इसी सब सवाल को वो लिए चलती रही, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और इसका कोई जवाब उसे नहीं मिला। लगभग 9 साल के बाद कामेश्वर सिंह एक्सपायर हो जाते हैं, कामेश्वर सिंह की डेथ हो जाती है। अब कामेश्वर सिंह के जाने के बाद माँ और गमगीन होती है, और 9 साल ये, और लगभग कामेश्वर सिंह की मौत के बाद 5 साल के बाद राम सेतु देवी का भी देहांत हो जाता है। वो भी इस दुनिया को छोड़ चुकी होती हैं। अब वो कन्हैया के लिए, यानी जो शख्स कन्हैया बन के आया था, उसके लिए सारा रास्ता साफ था। अब वो उसके बाद फिर शादी करता है। शादी करने के बाद बहनों की सारी शादी हो चुकी होती है, वो सारी अपने घर चली जाती हैं। लेकिन इन 5 सालों में माँ जो सोची थी वो उसके मुताबिक नहीं हुआ। अब बेटा शादी कर लेता है, कन्हैया शादी करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे करके वो कामेश्वर सिंह की सारी प्रॉपर्टीज़ को बेचता है। लगभग बताते हैं कि वो 100 बीघे में से 50 बीघे के आसपास वो बेच चुका होता है। अब उसकी एक बहन जो कि शादी करके अपने घर थी, छोटी बहन, उस बहन के पास अक्सर ये 9 साल और 5 साल जो पति के मरने के बीच का वक्त था, क्योंकि उसे पता था कि ये इसका बेटा नहीं है, तो उसे वहाँ पर रहते हुए दिमाग पे जोर पड़ता था, और वो अपनी बेटी के यहाँ कुछ दिन रहा करती थी, और ये उस जगह रहते हुए अपनी बेटी को भी ये राज बता देती। अब बेटी को ये राज पता था, लेकिन माँ के जाने के बाद अब बेटी थाने जाती है, और थाने जाने के बाद वो उस कंप्लेन को रीओपन करवाना चाहती, लेकिन सारे निचले पैतरे उसने आजमा लिए, कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं था। अब ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही समझ लीजिए या जो भी आप समझ सकते हैं। अब सब कुछ होने के बाद ये पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट जहाँ, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो दलील रखती है कि क्या मेरा हक नहीं है कि मेरे घर में कोई अनजान शख्स रह रहा है और उसका पता भी ना चलाया जाए कि वो शख्स है कौन और मेरा भाई कहाँ है। अब अदालत उसकी बात को सुनकर उसके हक में फैसला करती और कहती है, पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए आदेश देती है, और ये कहती है कि इसका फैसला निचली अदालत
इसका जो भी प्रोसीजर होगा वो निचली अदालत देखेगी। अब ये मामला चलता रहा। कुछ दिनों बाद, लगभग 41 साल बाद इसका फैसला आता है, और 41 साल बाद जब फैसला आता है तो अदालत ये तय कर देती है कि ये शख्स कन्हैया नहीं है, और ये एक दूसरा शख्स है जो कन्हैया बनकर इस घर में रह रहा था। अब मामला तो यहाँ पर साफ हो गया, सारी प्रॉपर्टीज़ बेटियों के नाम हो गई, बहनों के नाम हो गई उसकी। लेकिन मामला अब भी ये था कि आखिर कन्हैया पकड़ाया कैसे कि वो कन्हैया नहीं है। उसका मामला ये था कि अदालत ने जब उसकी तफ्तीश करवाना शुरू किया तो अदालत पहले ये पता करती है, उससे पूछती है कि जिस दिन तुम एग्ज़ाम देने गए थे उस दिन के बाद तुम कहाँ थे। कन्हैया इसका जवाब साफ तौर पर नहीं दे सका, और जब कन्हैया इसका जवाब नहीं दे सका तो अदालत को 90% ये यकीन हो चुका था कि ये कन्हैया नहीं है। दूसरी बात कि जब माँ ज़िंदा थी तो माँ ने उसी दौरान वहाँ के जिस स्कूल में ये कन्हैया पढ़ता था उस स्कूल में जाके वहाँ की टीचर से पूछताछ की, देखिए आपने तो पढ़ाया, आप पहचानती हैं, आपको क्या लगता है कि ये कन्हैया है। तो टीचर्स ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, ये कन्हैया नहीं हो सकता, हमने इसको नहीं पढ़ाया है। और हैंड राइटिंग जो उसकी थी वो भी कन्हैया की नहीं थी। अब लेकिन माँ अकेले कर क्या सकती थी, सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन ये कह लीजिए कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से, वरना ये राज उसी दौरान खुल चुका होता। अब वो जब अदालत ये पूछती है और इसका जवाब कन्हैया नहीं दे पाता है, उसके बाद फिर अदालत ये पता लगाती है कि ये शख्स कौन है। तो इसका नाम पता चला कि इसका नाम दयानंद गोस्वामी है, और ये वहाँ से कुछ दूरी पे एक गांव जमुई का रहने वाला है। लेकिन इससे पहले पुलिस जब वो उससे डीएनए टेस्ट के लिए अदालत कहती है तो वो अदालत में डीएनए टेस्ट के लिए मुकर जाता है। अब पुलिस ज़बरदस्ती, अपने देश का कानून है कि ज़बरदस्ती किसी का डीएनए टेस्ट नहीं लिया जा सकता, और इस वजह से वो डीएनए टेस्ट जब भी घर वाले कहते हैं या पुलिस कहती तो वो डीएनए टेस्ट से इनकार कर देता है। जबकि अगर किसी दूसरे तरीके से उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहती पुलिस तो करा सकती थी। उसे इस 41 साल तक वो उस घर में एक नकली बेटा बन के रहा। कभी ना कभी तो वो बाल कटाने गया होगा, या कभी बीमार पड़ा होगा तो इंजेक्शन लगे होंगे या दवा लिया होगा। कोई ना कोई तो तरीका था कि उसका बाल या कुछ लेकर डीएनए टेस्ट करा लिया जाता, और शांति में बगैर किसी को पता चले ये क्लियर हो जाता है कि वो उनका वारिस या उनके घर का व्यक्ति नहीं है। लेकिन डीएनए उन्हें को हटा दीजिए, उसके बाद भी ये देखिए कि अदालत में वो एक ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से वो साफ हो जाता है कि ये कन्हैया नहीं है। होता ही है कि अदालत जब ये पता लगाती है कि ये शख्स कौन है तो पता चलता है कि इसका नाम दयानंद गोस्वामी है, और ये पास के गांव मुरैया का रहने वाला है। अब पुलिस जब उससे कहती है कि तुम्हारा नाम दयानंद गोस्वामी है तो वो इनकार करता है कि नहीं, मेरा नाम तो कन्हैया है, मेरा नाम कोई दयानंद स्वामी नहीं। और आप क्या दयानंद गोस्वामी कह रहे हैं? दयानंद स्वामी की उसने एक ये गलती की कि दयानंद स्वामी वो जब था तो उसने अपनी डेथ सर्टिफिकेट बनवा ली थी, यानी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वो उसे अपने पास रखता था। अब वो बेवकूफ़ी ये किया कि अदालत में जब उससे पूछा गया कि तुम दयानंद गोस्वामी हो तो उसने कहा कि आप कौन से दयानंद गोस्वामी तो मर चुका है। ये रहा, उसने सबमिट करा दिया डेथ सर्टिफिकेट। अब अदालत ने ये कहा कि जब तुम दयानंद गोस्वामी को जानते नहीं, उसे कभी देखा नहीं है, तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट तुम कहाँ से लेकर टहल रहे। अब ये साफ हो चुका था कि ये कन्हैया नहीं है। लेकिन उसके बाद सज़ा हुई उसे 3 साल की सज़ा, अलग अलग मामले में 3 साल और कुछ करके 9 साल के करीब उसकी सज़ा होती है, और प्लस उसके पास उसके ऊपर जुर्माना रखा जाता है। अदालत जुर्माना रखती है, और अगर वो जुर्माना नहीं अदा करेगा तो वो कुछ साल और जेल में रहेगा। लेकिन उसके बाद जब गांव वाले, जो मुरैया गांव जहां वो रहता था, उस गांव में जब लोगों ने पता किया तो गांव वालों ने बताया कि हाँ, हमें पता था कि ये दयानंद गोस्वामी है और ये किसी गांव के किसी ज़मींदार के घर नकली बेटा बनकर रह रहा है।
तो ये देखिए कि गांव वाले की भी लापरवाही या फिर किसी का भला ना करना चाहने की नीयत, या फिर पुलिस की लापरवाही। अगर पुलिस उसी दौरान जांच की होती तो उस गांव पहुंचती, गांव जाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ये केस सॉल्व हो चुका होता। एक बेटा माँ के साथ धोखा, एक नकली बेटा बनकर माँ की भावनाओं के साथ खेलता है। बाप ये जाने बगैर मर गया कि उसका असली बेटा है या नकली बेटा है। माँ इसी पहेली को लेकर चली गई कि आखिर मेरा बेटा कहाँ पर है। लेकिन किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और कोई शख्स बताने नहीं आया कि ये आपका बेटा नहीं, किसी और का बेटा है, या फिर ये कोई अनजान शख्स है जो आपके यहाँ नकली बेटा बनकर रह रहा है। अब यही कह लीजिए कि उस माँ के ऊपर क्या गुजरी, और बाप बहनें कितने सालों तक इस दुविधा में पड़ी रहीं कि यह है कौन। माँ इसी सोच में दुनिया से चली गई। अब ये तो मामला प्रशासन का ही था, उसी की लापरवाही है। अक्सर करके हमारे देश में ऐसे न जाने कितने मामले होते हैं जिनमें ज़्यादातर मामलात में पुलिस की लापरवाही नज़र आती है। कुछ मामलात में पुलिस एक्टिव भी होती है, लेकिन जब मामला कुछ ऐसे ऑफिसर्स के पास चला जाता है जिनका ज़मीर ज़िंदा नहीं होता, तो उस जगह पर यही मामले होते हैं। ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।